Hello everyone, my name is Charanpreet Kaur. I have cleared Punjab Judicial Services examination in 2020. This was my first attempt. I secured 9th rank. Today, with the help of Delhi Knowledge Track, I will share with you my strategy. The purpose of making this video is that the difficulties which I faced, I don't want my juniors to face these kind of difficulties. So, to help my juniors and all judicial aspirants, I am making this video. फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए एक जुडिशल एस्पिरेंट की। सबसे पहले आपको एक लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप लॉ ग्रेजुएशन आफ्टर +2 भी कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हो तो आप 3 ईयर LLB कर सकते हो। उसके बाद जैसे हर एक स्टेट की नोटिफिकेशंस आती हैं, वैसे पंजाब की नोटिफिकेशन आई तो मैंने इसका फॉर्म फिल किया। सबसे पहले इसके 3 स्टेजेस होते हैं: प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने बेयर एक्ट्स को मास्टर कर लिया था। बेयर एक्ट्स में हर एक बेयर एक्ट को थॉरोली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर्स और कहाँ पर मे का यूज़ हुआ है, कहाँ पर शैल का यूज़ हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अब जैसे दूसरी स्टेट्स में और पंजाब में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े टिपिकल आ रहे हैं, इसलिए बेयर एक्ट्स अकेले पढ़ना सेफ़ नहीं है। आप अपनी सेफ़र साइड के लिए अपने बुक्स को, अगर आपने नोट्स बनाए हैं उनको तो ज़रूर पढ़िए। प्री के लिए, प्री में कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज आता है, बट मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज नहीं आता। सो फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू आप कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सा प्रिपेयर कीजिए कि आपका प्री क्लियर हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन को इतना थॉरोली मत लेके जाइए। बट जैसे हमारे कोई मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे IPC, CRPC, CPC, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सब्जेक्ट्स में से मोस्ट ऑफ द एरिया जो प्री का है वो इन सब्जेक्ट्स में से ही कवर होता है। फिर जो हमारे माइनर एक्ट्स होते हैं जैसे कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या द रजिस्ट्रेशन एक्ट, उनको भी थॉरोली पढ़िए, क्योंकि कई बार छोटे छोटे एक्ट्स में से ही काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इस बार आया था। और साथ ही में मैंने जो अभी देखा है, जो रिसेंटली क्या है कि केस लॉज पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये केस लॉ किस सेक्शन के साथ रिलेट कर रहा है, तो आप केस लॉज जो लैंडमार्क केस लॉज हैं उन पर कमांड बनाइए, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हो रही हैं उन पर कमांड बनाइए। क्यों हो रही हैं ये पर्पस ज़रूर पढ़िए। उसके बाद हम आते हैं मेंस के लिए। मेंस में जैसे आपको पता है कि 5 पेपर्स होते हैं, 3 लॉ के पेपर होंगे और 2 पेपर हैं जो लैंग्वेज के होते हैं। सबसे पहला होता है सिविल लॉ 1, फिर सिविल लॉ 2, फिर क्रिमिनल लॉ, देन इंग्लिश एंड देन पंजाबी। ये हमारे 5 पेपर्स होते हैं। जो लॉ के पेपर हैं उनको थॉरोली आप अच्छे से पढ़ने के लिए बेयर एक्ट प्लस अपने नोट्स या जो भी बुक आप रेफ़र करना चाहते हो, जो भी बुक आपको लगती है कि ये अप्रोप्रिएट है, आपको उसकी लैंग्वेज इजी लग रही है, आप वो रेफ़र कीजिए। और उसके साथ साथ अपनी एक आदत बनाइए कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमने लिखना है तो उसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए, फ्लो चार्ट्स बनाने की आदत। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि नेट खोलिए और उस पर देखिए कि इस सेक्शन के कोई फ्लो चार्ट मिलता है, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, इंटरनेट पर नोट्स सर्च कीजिए, यूट्यूब पर देखिए। जैसे जब मैं अपने मेंस की तैयारी कर रही थी तो मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर देखा है कि जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं या जिन्होंने पहले जुडिशरी क्लियर की है वो कैसे अपनी तैयारी करते थे, उनकी आंसर राइटिंग क्या थी। पेपर्स में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है ना तो वो पढ़ा हुआ वेस्ट चला जाएगा। तो पढ़ना एक अलग बात है, आप एग्जीक्यूशन को भी देखिए कि मैंने कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले लॉ पेपर्स में बेसिकली आप पहले ये देखिए कि जो लॉ है क्वेश्चन है आपको आया वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसकी बिगनिंग आप कीजिए इंट्रोडक्शन से और कंक्लूजन से। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसको प्रॉब्लम को पहले अच्छी तरह से 2 बार पढ़िए, समझिए और पहले उसका आंसर दीजिए, फिर उसके रीजंस दीजिए और फ्लो चार्ट्स ज़रूर बनाएं।
फ्लो चार्ट्स आप नेट पर सर्च कर सकते हो, बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जिनके आपको फ्लो चार्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके चाहे लॉ में कम मार्क्स भी हैं, अगर उन्होंने लैंग्वेज पे कमांड की है तो उनका जुडिशरी क्लियर हो जाता है। सो आप जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उनको लीनियंटली बिल्कुल भी मत लीजिए। लैंग्वेज में सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में 100 मार्क्स का होता है ऐसे और 100 मार्क्स की होती है ग्रामर। तो अगर हम देखें कि अगर एक ऐसे प्रिपेयर कर लिया जाए तो आपके 80 to 90 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो ऐसे के लिए मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे नहीं है कि उनकी कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि कोई भी ऐसे आ सकता है। ये नहीं है कि आप पहले से ही ऐसे बना के रख लोगे या प्रिडिक्ट कर लोगे। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे को। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है कि आप ऐसे लिखना ही सीख लो, अपने आइडियाज़ असेंबल करो कि अगर कोई भी चीज़ आ गई तो उसको कैसे लिखना है। मैंने अपने ऐसे प्रिपेयर किए थे कि जैसे कोई भी टॉपिक है उसको पहले तो डिफ़ाइन करो कि क्या है। जैसे मैंने अपना जो ऐसे लिखा था वो मैंने लिखा था रूरल अनडेवलपमेंट पे। तो मैंने पहले तो बताया कि रूरल अनडेवलपमेंट है क्या, फिर मैंने बताया कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं और इसकी रेमेडी क्या है, और अगर जो हम रूरल एरिया को डेवलप कर देंगे तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ऐसे ही आप अपने हर एक ऐसे को बनाइए। अपने आइडियाज़ को पहले वहाँ पे आपकी जो शीट होती है उसके पीछे एक रफ पेपर के तौर पर आपको कुछ शीट्स मिलती हैं। सबसे पहले ये नहीं है कि ऐसे आ गया उसको लिखना शुरू कर दीजिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपके दिमाग में उस ऐसे को देख के जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको लिखिए, असेंबल कीजिए। पहले उसके इफ़ेक्ट्स असेंबल कर लीजिए, उसकी रेमेडीज़, ये सब कुछ असेंबल कर लीजिए और उसको लिखिए। ऐसे लिखने की एक स्ट्रैटेजी ये है कि आपका ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसका आंसर दे रहे हो। वो एक मिक्स्ड फॉर्म में होना चाहिए कि आपको ऐसा ना जो पढ़ रहा है वो ऐसा ना समझे कि ये तो इसने पहले इफ़ेक्ट्स दे दिए, फिर इसने रेमेडीज़ दे दी, फिर कॉजेज़ दे दी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिक्स सा फ्लो हो ऐसे का, लाइक एन आर्टिकल। ऐसे लिखिए ऐसे को, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखिए। लॉ पेपर में भी ऐसा ही कीजिए, पॉइंट्स में लिखिए क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है ना तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, आप जितना मर्जी अच्छा आंसर लिख लो। सेकेंडली हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ग्रामर प्रिपेयर करे कहाँ से, क्योंकि उन्होंने हमें कोई बुक नहीं बताई होती और ग्रामर होती भी बहुत वास्ट है इंग्लिश की। मैंने अपनी इंग्लिश की ग्रामर प्रिपेयर की थी बीए की बुक से। बीए की जितनी भी बुक्स हैं आप उनको लेके आइए, और इलेक्टिव इंग्लिश की बीए की जो सुपर की बुक्स हैं उनको लेके आइए, ये बहुत हेल्प करेंगी। उनमें से आप देखिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और उसको आप पढ़ लीजिए, ये सफिशिएंट है। इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। बस आपने जो मेन कमांड रखनी है और अपना मेन फोकस जो रखना है ना वो ऐसे पे रखिए, क्योंकि 100 मार्क्स तो उसी में से आ जाएंगे। फिर हम चलते हैं पंजाबी की तरफ। पंजाबी में भी 100 मार्क्स का ऐसे होता है और 50 मार्क्स की होती है ग्रामर। पंजाबी का ऐसे भी ऐसे ही लिखिए जैसे आप इंग्लिश का ऐसे लिख रहे हो। आप उसमें भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको कौन सा ऐसे आ जाएगा। बस आपकी कमांड होनी चाहिए हर एक टॉपिक पे। आपको जर्नल नॉलेज जो है आपकी वो आपको यहाँ पे काम आएगी। पंजाबी में भी सीधा ही ऐसे लिखना मत शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपने व्यूज़ हैं जो वो एक रफ पेज पे लिखिए और फिर उनको असेंबल कीजिए। इंग्लिश और पंजाबी के ऐसे आप कम से कम 8 पेज में लिखें, 8 से कम मत लिखिएगा, क्योंकि फिर वो अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगा। जब एग्जामिनर देखेगा तो उसको लगेगा कि स्टूडेंट के पास आइडियाज़ ही नहीं है कि मैं लिखूं क्या, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा लिखा हो। तो कम से कम 8 पेजेस। मोर ओवर अगर आप उसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो उसमें आप कोटेशंस ऐड कर दीजिए, पोइम्स ऐड कर दीजिए। अगर हो सके तो अपने ऐसे की शुरुआत किसी ना किसी कोटेशन या पोइम से कीजिए। कुछ कोटेशंस ऐसी होती हैं जो कि जर्नल होती हैं और आप किसी भी ऐसे में लिख सकते हो, जैसे कि एजुकेशन पर कोटेशंस या वोमेन पर कोटेशंस। ये कोटेशंस जो है जो आपके ऐसे में कहीं कोई भी ऐसे आ जाए ये काम आ ही जाएंगी। या किसी लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी पर हम गवर्नमेंट पॉलिसी दे सकते हैं कि इस मैटर से रिलेटेड ये गवर्नमेंट पॉलिसी है।
तो ये ज़रूर मेंशन कीजिए। पंजाबी वाले ऐसे में भी ऐसे ही कीजिए, पोइम्स लिखिए, कोटेशंस लिखिए और उसके बाद प्रॉपर स्पेस छोड़िए, फिर अपना पैराग्राफ शुरू कीजिए। प्रॉपर स्पेस इज़ वेरी मच नेसेसरी। एग्जामिनर को जिसने इतने सारे क्वेश्चन पे आंसर शीट्स चेक करनी है, उसे आपका पेपर अट्रैक्टिव लगना चाहिए, दूसरों से अलग लगना चाहिए, तभी आप मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। अब पंजाबी के ग्रामर की बात करते हैं। जो पंजाबी की ग्रामर होती है वो बेसिकली पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो पंजाबी की बुक्स हैं उनमें से आती है। मैंने 8 से लेकर BA तक सारी बुक्स खरीद ली थी पंजाबी की, और मेरी सारी ग्रामर वहीं से आई थी। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से था। पंजाबी में आती है एक प्रसंग सहित व्याख्या जो कि 5 मार्क्स की आती है। वो आती है BA की बुक्स में से, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो BA की 1st, 2nd, 3rd ईयर की पंजाबी है। उसमें प्रॉब्लम ये आई थी मुझे जब मैंने पंजाबी की थी प्रिपेयर, कि प्रसंग सहित व्याख्या है बहुत ज़्यादा पोइम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रसंग सहित व्याख्या है। आप इतने थोड़े टाइम में सारी नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप क्या करो कि एक बार बस ये देख लो कि व्याख्या करनी कैसे है। आप 7 से 8 पोइम्स पढ़ लो, देख लो कि राइटर ने उसकी व्याख्या कैसे की है, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई पोइम आती है तो उसकी व्याख्या कैसे करनी है। आप 100-200 पोइम्स को प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, पढ़ भी लोगे तभी वहाँ पे याद नहीं रहेगा। तो ये एक ट्रिक है कि जो आपकी है, एक बार व्याख्या करनी सीख लो बस। अगर आपको एक बार व्याख्या आ गई तो आप वहाँ पे पेपर में कोई भी पोइम आए उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और लैंग्वेज पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए। और फिर हमारा आता है नेक्स्ट फेज जो कि होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं होता। जैसे हमारे पास प्री का है, मेंस का है, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू को वाइवा कहा जाता है और आपको नहीं पता कि वो क्या पूछ लें। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जो उस टाइम के रीसेंट और बर्निंग इश्यूज होते हैं। मुझसे भी यही पूछे गए थे। इंटरव्यू पैनल में आप बेसिकली उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप इंटरव्यू हॉल में एंटर करें ना, तो खुद ब खुद ना बैठें जब तक वो आपको बैठने के लिए ना कहें। सबसे पहले उनको विश कीजिए, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है। उसके बाद जब वो कहें तब भी बैठिए, उनके कहे बिना मत बैठिए। क्योंकि मैंने कई बच्चों से सुना है कि वो खड़े खड़े ही थे और खड़े खड़े ही उनसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई। तो जब तक वो बैठने के लिए ना कहें मत बैठिए, फिर वो आपको बैठने के लिए कहेंगे। इंटरव्यू हॉल का एटमॉस्फेयर काफ़ी कूल और काम होता है। वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो इंस्टेंटली उसका आंसर मत दीजिए। उनसे कहिए, सॉरी सर, आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज़ रिपीट। तो वो रिपीट ज़रूर करेंगे। वो बहुत ही कूल वे से, बहुत ही कामली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो वो रिपीट भी कर देते हैं। फिर उन्होंने जैसे मुझसे पूछा था कि आप अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने फिर उनको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताया। उनमें से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद मुझसे हिंदू लॉ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होता है, सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, उस पर क्वेश्चन था। अल्टरनेटिव रिलीफ पर क्वेश्चन थे। CRPC के क्वेश्चंस थे, CPC के थे और दी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चन थे। मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का था। उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपने ऐसे नहीं कि वहाँ पे पैनिक हो जाना है, तो आप बहुत इजीली कह दीजिए, सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं आता। तो वो माइंड नहीं करते, वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछना होता है तो वो ज़रूर पूछते हैं। अगर उन्हें नहीं पूछना होता तो वो कह देते हैं, थैंक यू, यू मे लीव। तो इंटरव्यू के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना ओरिजिनल्स में, और एक फ़ोटोस्टेट कॉपी भी ज़रूर लेके जाना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इंटीमेशन आती है तो वो सिर्फ यही लिखा होता है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, फ़ोटोस्टेट का नहीं लिखा होता। बट आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने फ़ोटोस्टेट कॉपी ज़रूर लेके जाइए। इंटरव्यू के लिए जो मैंने देखा है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप इतने पैनिक हो कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, फिर वो उन पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि ये कैसे हैंडल करेगा कोर्ट में भी तो इतना स्ट्रेस होता है, इतने लोग होते हैं, वो कैसे आप हैंडल करोगे। सो आपको पहले तो अपने पैनिक नहीं होना, बिल्कुल कूल रहना है, उनके क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर देना है। नहीं आता सॉरी कह दीजिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। देन मैं पहले एक ज़रूरी बात है जो मुझे बहुत टाइम ये डिफ़िकल्टी आई थी इसके रिगार्डिंग, कि जब इंटरव्यू देने जाओ तो आपका ड्रेस कोड क्या हो, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा होता। मैं तो बहुत कंफ्यूज थी, तो मैं अब तो यूनिफॉर्म में ही गई थी, वाइट सूट एंड विद कोट। बट जब मैं वहाँ पे गई इंटरव्यू देने, तो मेरे साथ 15 बच्चों का इंटरव्यू था। तो उनमें से जो गर्ल्स थी उन्होंने कोई भी लाइट कलर का सूट पहना हुआ था और उन्होंने ऊपर से कोट पहना हुआ था, ब्लेज़र पहना हुआ था। और जो बॉयज़ थे उन्होंने फॉर्मल सूट पहने हुए थे, ब्लैक एंड वाइट नहीं ज़रूरी, कोई भी जो डार्क शेड के, जो बॉयज़ हैं वो स्पेशली डार्क शेड का अपना ड्रेस कोड रखें फॉर्मल, और गर्ल्स कोई भी डार्क शेड या कोई भी सिंपल लाइट शेड का ड्रेस कोड रख सकते हैं। इसके लिए यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है। और मैंने कुछ टिप्स या जो मेरी ट्रिक्स थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्लियर करना एक तरह काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये है कि अगर मेरी वीडियो से अगर एक बच्चे को भी हेल्प हो जाएगी ना, तो ये पर्पस सॉर्ट आउट हो जाएगा मेरा आपके सामने आने का। जैसे जब मैं तैयारी करती थी, जब मैंने प्री की तैयारी की थी, तब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना कि बेयर एक्ट्स पढ़ लिए, प्री की तैयारी हो गई, अब प्री क्लियर हो जाएगा बेयर एक्ट से प्री क्लियर मोस्टली बच्चों का हो भी जाता है। पर फिर मेंस का क्या करोगे? 2 महीने मिले थे हमें मेंस की तैयारी के लिए। 2 महीने में आप सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स या नोट्स नहीं पढ़ सकते। तो अपनी जो आपने अप्रोच रखनी है ना, वो मेंस ओरिएंटेड रखनी है, प्री ओरिएंटेड नहीं रखनी। क्योंकि अगर प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, आप फिर से पहले वाली स्टेज पे आ जाओगे अगले साल। तो अपनी अप्रोच मेंस ओरिएंटेड रखो। अगर आप अपनी अप्रोच मेंस ओरिएंटेड रखोगे ना, प्री तो अपने आप ही हो जाएगा और आपका मेंस भी हो जाएगा। इंडेक्स बनाते हैं कुछ बच्चे प्री के लिए, कि इंडेक्स पे शॉर्ट में लिख लेते हैं कि इस सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है। ये भी अच्छी बात है, बट सिर्फ इंडेक्स पर रिलाई करना ये अच्छी बात नहीं है। अपनी अप्रोच हमेशा ही मेंस ओरिएंटेड रखिए। और दूसरी बात, इंटरव्यू के मार्क्स पर रिलाई मत कीजिएगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने मेंस में मैक्सिमम मार्क्स ले लेने हैं, ताकि आपको इंटरव्यू के मार्क्स की फिर आप कंफर्टेबल हो कि अभी इंटरव्यू जो है मेरा अच्छा ही होगा, मैंने मेंस इतने अच्छे दिए हैं। मेंस में आपकी हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप अपना एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए और अपने किसी रिलेटिव से ही पढ़ा लीजिए, वो भी नहीं पढ़ेगा अच्छे से। क्योंकि अगर आपको ही नहीं वो अच्छा लग रहा, तो जिसने एग्जामिनर ने चेक करना है उसको कहाँ से अच्छा लगेगा। उन्होंने वही आंसर्स को अच्छा माना है जो उनको अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं, दिखने में अच्छे हैं, वो पढ़ेंगे। अगर आपको आंसर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनका तो चलो आपने एक थ्योरी की तरह लिखने होते हैं, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनका आपने आंसर देना होता है कि ये कौन सा सेक्शन है, या येस या नो में क्या क्राइम कमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर आप श्योर हो ना कि मुझे इसका आंसर पता है येस या नो में, तब भी लिखिए। अगर आप श्योर नहीं हो ना, तो येस या नो को उसको हाईलाइट मत करो। अब जैसे आपकी मेंस में जो मैं दूसरी आपको बात बताना चाहूँगी वो है आपकी सिटिंग। क्योंकि जो हमारे मेंस होते हैं वो होते हैं फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को। पंजाब में फ्राइडे को इवनिंग, सैटरडे संडे मॉर्निंग इवनिंग। तो क्या है कि अगर आपकी सीटिंग नहीं है तो आप वहाँ पे 6 घंटे बैठोगे कैसे और लिखोगे कैसे। तो अपनी सीटिंग बनाओ। ये भी एक ट्रिक है कि आपको बैठने की आदत होनी चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भागना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप क्या करो कि अपनी लिखने की आदत बनाओ, घर पे ही बना लो लिखने की आदत। बस आपको ये है कि आंसर राइटिंग आनी चाहिए। पैराग्राफ्स में लिख दो, पॉइंट्स में लिख दो आंसर, पर ऐसे मत लिखो कि पूरा पेज भर दो, ऐसे नहीं लिखो।
पॉइंट्स या पैराग्राफ को प्रेफर करो, और जो आपने इम्पॉर्टेंट कोई केस लॉ लिखा है उसको हाईलाइट करो और उसकी साइड पर लिख दो लैंडमार्क, अगर लैंडमार्क है तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि कितने केस लॉज लिखें। अब पंजाब की अप्रोच जो लॉ सब्जेक्ट्स के रिलेटिंग है वो ये है कि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन को कम से कम आप 1.5 पेज का एक क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। 1.5 पेज से कम लेंथ मत दीजिए, क्योंकि वो तो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे फिर आप। 10 मार्क्स है तो 1.5 पेज तो लिखना ही चाहिए। केस लॉज को अगर आपको आता है तो लिख दो, नहीं आता तो कोई ना कोई सिचुएशन आपने सुनी होगी या आपने कभी पढ़ी होगी तो उसको इलस्ट्रेशन करके लिख दो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको केस लॉ नहीं आता तो वहाँ पे पैनिक हो जाना है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि पेपर्स के टाइम आपको पैनिक नहीं होना जब पेपर आप लिख रहे हो। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, सपोज कर लो आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट नहीं आता तो क्या हो गया, शायद सारा बाकी का आता हो, या अगर बीच में से कोई क्वेश्चन है वो नहीं आता, पैनिक नहीं होना। और कोई क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आना, जितना आता है उतना लिख दो पर छोड़ के मत आओ। इंटरव्यू के टाइम भी बस पैनिक नहीं होना, अपना कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देना है। थैंक यू।